हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर्स वर्ल्ड। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके हेल्पफुल होंगे यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट और यूपी सुपर टेट या फिर यूपी के सारे एग्ज़ाम जिनमें यूपी जीके पूछी जाती है, सभी में हेल्पफुल होने वाली है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम जिसमें सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन होता है। क्या इटावा है, गोरखपुर है, फर्रुखाबाद है या फिर मेरठ है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका इटावा जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अवनालिका अपरदन आखिर होता क्या है। तो अवनालिका अपरदन के बारे में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है। अवनालिका अपरदन में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, किसी किसी जगह की मिट्टी जो होती है वो बहुत ही हल्की होती है। कैसी होती है? हल्की होती है मिट्टी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, और जो बारिश का तेज पानी आता है तो बहुत ही बहाव के साथ वो पानी आता है, जिससे वो मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है ना, उस परत को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है, यानी कि मिट्टी का अपरदन होता है। इसी को कहते हैं अवनालिका अपरदन। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, तेज पानी का बहाव आया और जिससे कि यहाँ पर ये मिट्टी की ऊपरी परत बहती जा रही है, इसे ही अवनालिका अपरदन कहते हैं। अब बात आती है कि इटावा में ही आखिर क्यों सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन होता है। तो देखिए इसके पीछे कुछ रीजन है। पहला रीजन है यहाँ की मिट्टी। इटावा की मिट्टी कैसी है? इटावा की जो मिट्टी है वो बहुत ही हल्की है, हल्की मिट्टी है। और इसके साथ दूसरा रीजन है यहाँ का वन। यहाँ पे जो वनस्पतियां हैं वो बहुत ही कम है, यानी कि दूर दूर बिखरी हुई है, ज्यादा नहीं है। अगर वन होते तो वो मिट्टी को उसकी जड़ें जो होती है मिट्टी को रोक लेती, पेड़ों की जड़ें, लेकिन यहाँ पर तो वन है ही नहीं, जिसकी वजह से एक तो मिट्टी हल्की, ऊपर से वन भी कम है। तो जो बारिश का पानी आता है वो तेज बहाव के साथ आता है और अपने साथ लेके चला जाता है मिट्टी की ऊपरी परत को भी। इसी वजह से इटावा जिले में सबसे ज्यादा नालिका अपरदन पाया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। दूसरा है, यहाँ देश की सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। तीसरा है, यहाँ पर इसकी 10 की है, सॉरी वृद्धि दर, यहाँ 10 की नहीं है, ये दशकीय है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। अगर दशकीय वृद्धि दर 18.4% है, या फिर यहाँ का लिंग अनुपात 912 है। कौन सा एक गलत है? तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का बात करें तो देश की जनसंख्या का इसमें लिखा है 16.5% निवास करता है, जो बात एकदम सही है। यहाँ पर 16.5% जनसंख्या निवास करती है पूरे भारत की, और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे पाए जाते हैं। देखिए अब जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो बच्चे भी, एक कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा होंगे ही, तो यहाँ पर बच्चे भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये भी सही है। अगला है, यहाँ की दशकीय वृद्धि दर 18.4% है। ये वाला जो ऑप्शन आपका है ये एकदम गलत है, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। दशकीय वृद्धि दर इसकी 18.4% नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि कितनी है। तो 2011 की अगर हम जनगणना के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो 20.22% रही है। कितनी रही है? 20.22% यहाँ की दशकीय वृद्धि दर रही है। वहीं बात करें अगले ऑप्शन की तो लिंग अनुपात 912 है, बिल्कुल सही है। यूपी में जो लिंग अनुपात है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जबकि अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में ये लिंग अनुपात 943 है। कितना है? 943। तो यूपी में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि यूपी का लिंग अनुपात जो है वो भारत के लिंग अनुपात से कितना कम है। तो आप 943 में से 912 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 31। 31 लिंग अनुपात जो है वो कम है यूपी में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है। आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है। क्या चित्रकूट है, हमीरपुर है, महोबा है या फिर श्रावस्ती है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो है वो है महोबा की। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। महोबा में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है।
अगर यही जनसंख्या के बारे में थोड़ा और जान लें तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी तो वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। और किसका टाइम था? उस समय था मेयो, लॉर्ड मेयो के टाइम पे सबसे पहली जनगणना हुई थी। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले नियमित जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1881 में। 1881 में पहली बार नियमित जनगणना करवाई गई थी, और ये करवाई गई थी रिपन के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे सबसे पहले नियमित जनसंख्या करवाई गई थी। अब बात कर लेते हैं, हमने यहाँ देख लिया न्यूनतम जनसंख्या तो महोबा की है। अब अगर यही पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या किस जगह की है, तो अधिकतम में आ जाता है आपका प्रयागराज। कौन सी जगह आ जाती है? प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है मुरादाबाद। कौन सा आ जाता है? मुरादाबाद, जिसको शॉर्ट में MBD लिख सकते हैं हम, वो आ जाता है दूसरे नंबर पर। अब यूपी की जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ कि यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है। ये पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन में कि यूपी का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। तो अगर बात करें कि कौन कौन से देश हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से ज़्यादा है, तो मात्र 4 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से ज़्यादा है। और वो कौन कौन से हैं? एक तो आ गया चीन, एक आ गया आपका चीन। चीन की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत। तीसरे नंबर पे आ जाता है अमेरिका, USA जिसे बोल देते हैं। और चौथे नंबर पे आ जाता है इंडोनेशिया। कौन सा आ जाता है? इंडोनेशिया चौथे नंबर पर। मात्र ये 4 ही ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से विश्व में कौन से नंबर पर आ गया? 5वें नंबर पर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब इनमें 3 ऑप्शन आपको सही दे रखे हैं और एक गलत है, तो आपको उस गलत ऑप्शन का देखना है। देखिए, वृंदावन मंदिर, मथुरा। देखिए, कृष्ण जी की जन्मभूमि कौन सी है? मथुरा। ठीक है, तो कृष्ण जी से रिलेटेड वृंदावन में कृष्ण जी जो थे खेले कूदे बड़े हुए थे, तो इस हिसाब से वृंदावन मंदिर मथुरा में है। ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला है JK मंदिर, लखनऊ में है। ये वाला ऑप्शन जो है, ये आंसर आपका गलत है, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। JK मंदिर जो है वो लखनऊ में नहीं है। तो अब बात आ जाती है मंदिर है कहाँ पर। तो ये मंदिर जो है ये है आपका कानपुर में, जिसे चमड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है। वही कानपुर, जिसे उद्योग नगरी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपी के उद्योग कानपुर में ही है। तो कानपुर में ही है आपका JK मंदिर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। ऐसे याद कर सकते हैं, वीवा वीवा होता है ना, वीवा IPL वाला। तो वी से विश्वनाथ मंदिर और वा से वाराणसी में है, ये आपका याद हो जाएगा। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, ये भी आपका सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर 3 हुआ। अब देवी पाटन मंदिर याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, देवी जो होती हैं, तुलसी जी जो होती हैं, उन्हें देवी मान के उनकी पूजा की जाती है। तो इससे देवी से तुलसी जी को कनेक्ट कर सकते हैं, तुलसीपुर में है। JK मंदिर लखनऊ में नहीं है, ये है कानपुर में। और वृंदावन मंदिर मथुरा में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है ऑप्शन सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, आपको बताना है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय संस्थान, और है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो कहाँ पर है? ड्रग इंस्टीट्यूट जो है वो आएगा आपका लखनऊ में। याद कर कैसे सकते हैं हम इसे? ऐसे डल से याद कर सकते हैं। ज़्यादा ड्रग लेने से कैसे हो जाता है इंसान? डल हो जाता है, एकदम डल, काम वाम करने का कुछ मन नहीं करता। ऐसे डल से ड्रग इंस्टीट्यूट और लैसा लखनऊ। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये पड़ेगा आपका आगरा में। कहाँ पर है लेप्रोसी इंस्टीट्यूट? आगरा में। कैसे याद कर सकते हैं? लेप्रोसी का ले लीजिए, ले और आ, ऐसे करते हैं, ले आ बुलाने के लिए, तो वही लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय संस्थान जो है वो है आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय संस्थान। याद कैसे कर सकते हैं? ये नेहरू की एक टाइम पे सरकार थी, तो राज चलता था, राज से प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल कर दिया गया, प्रयागराज हो जाएगा याद। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर टेक्नोलॉजी, जो है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। याद कैसे कर सकते हैं? अगर शुगर ज़्यादा खाएंगे
तो आपके कान पे पड़ेगा। ऐसे मम्मी डांट रही हैं, ऐसा याद कर सकते हैं कि मम्मी कह रही हैं अगर ज़्यादा शुगर खाओगे तो कान पे पड़ेगा। तो शुगर टेक्नोलॉजी जो है वो कानपुर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको नगर के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर हवाई अड्डा दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन से नगर में कौन सा हवाई अड्डा है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और आगरा, और यहाँ पर दे रखे हैं आपको हवाई अड्डों के नाम। तो जो लखनऊ है, लखनऊ में है अमौसी हवाई अड्डा। कौन सा है? अमौसी हवाई अड्डा आपका लखनऊ में है। याद कैसे कर सकते हैं? जैसे मौसी आई हैं, मौसी का मौसी कर लीजिए, मौसी आई हैं तो लख लख बधाइयाँ, तो इस हिसाब से लखनऊ में हो गया अमौसी हवाई अड्डा। अब है वाराणसी। वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है? तो वाराणसी में है बाबतपुर हवाई अड्डा। कौन सा है? बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में। बा से वाराणसी हो गया और बा से ही हो गया आपका बाबतपुर, तो याद हो जाएगा बाबतपुर हवाई अड्डा है वाराणसी में। अब आता है कानपुर। कानपुर में कौन सा है? कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा। कौन सा है? चकेरी। ऐसे कान के ऊपर चक्की चल रही है, ऐसे याद कर सकते हैं, कान के ऊपर चल रही है चक्की, चक्की से चकेरी, तो कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा। अब है आगरा। आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा। कौन सा है? खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। याद कैसे करेंगे? जैसे आगरा में ताजमहल है तो वहाँ पर सब लोग जो हैं मुमताज और जो वो शाहजहाँ थे उनकी खैर खबर लेने जाते हैं, तो आगरा में जाते हैं, तो आगरा में खैर खबर से खेरिया, खेरिया हवाई अड्डा। और बाकी आपका तरीका है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप याद कर सकते हैं। साथ ही एक बात और कहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी वो जगह है जहाँ पर ये रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है। मतलब इस समय तो बन चुकी है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मेरठ, नोएडा, रायबरेली या फिर वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में जो रेल कोच फैक्ट्री है ये कहाँ बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है आपकी रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली में बनाई जा रही है रेल कोच फैक्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है। ये रेल कोच फैक्ट्री जो है 2013 से बननी शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 2013 में इस रेल कोच फैक्ट्री की नींव रखी गई थी सोनिया गांधी के टाइम पर। और ये रायबरेली में भी किस जगह पर है अगर ये पूछ लिया जाए तो लालगंज नाम की जगह पर रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री बन रही है। कहाँ पर बन रही है? लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री बन रही है। और ये काफ़ी मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है जो जर्मनी से इसकी टेक्नोलॉजी ली गई है। कहाँ से ली गई है? जर्मनी की टेक्नोलॉजी से ये रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है रेल कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली की है और ये काफ़ी मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है यूपी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। आपको बताना है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो किस जगह पर है? आगरा में है, बरेली में है, गोरखपुर में है या फिर मेरठ में है? किस जगह पर है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान? तो ये जो है ये हिंदी संस्थान आपका स्थित है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। आगरा में है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। अब इस हिंदी संस्थान के बारे में थोड़ा सा और जान ले। कौन सा मंत्रालय इस हिंदी संस्थान को चलाता है? तो वो आता है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस हिंदी संस्थान को चलाता है, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय इस संस्थान को चला रहा है, जिसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस जो हिंदी संस्थान है इसके 8 अलग से केंद्र हैं। मतलब इसका जो केंद्र है वो तो आगरा में है और इसके अलावा 8 अलग से इसके केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? तो 1953 से ये संस्थान ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तब से आज तक ये काम कर रहा है आगरा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? आपको पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो स्कूल चलो अभियान था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 में, 2000 में, 2001 में या फिर 2002 में? तो ये जो स्कूल चलो अभियान है, तो स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके सन 2000 से 2000 में। तो इसका आंसर नंबर 2 एकदम करेक्ट होगा।
स्कूल चलो अभियान जो है ये सर्व शिक्षा अभियान का भी एक भाग है, जिसमें है कि सभी को पढ़ाई करनी है, सभी बच्चों को। और इसमें कौन सी उम्र के बच्चे लिए गए, तो इसमें 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया गया था। जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक के बीच थी उन बच्चों को इसमें लिया गया। कक्षा 8 तक के बच्चों को लिया गया मेनली पढ़ाई के लिए, अगर कक्षा के हिसाब से पूछें, क्लास वाइज पूछा जाए तो। अब स्कूल चलो अभियान का मेन पर्पस क्या था, तो ये जो स्कूल चलो अभियान था, इसका मेन पर्पस यही था कि सारे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है वो पढ़ सकें, स्कूल जा सकें, इसी के लिए ये अभियान चलाया गया था। अब एक और बात जान लेते हैं कि इस स्कूल चलो अभियान से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक जो है प्राइमरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, यानी कि कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं, कौन से कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं, कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो जो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनका स्कूल उनके घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर। वहीं कक्षा 8 तक की बात करें तो कक्षा 8 में जो स्कूल की दूरी है वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 8 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, और प्राथमिक स्तर पर 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर स्कूल नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ आपसे कह देती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में बने रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। आपको बताना है कि ये मिड डे मील जो कार्यक्रम है ये इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। ऑप्शन दे रखे हैं 1985, 1990 है, 1995 या फिर 1997। तो ये जो मिड डे मील कार्यक्रम है इसकी उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई थी 1995 में। कब, 1995 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1995 में अगर डेट पूछ ली जाए तो एग्जैक्टली ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 में। कब शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1995 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें क्या था कि जो बच्चे थे उनको एक टाइम का कम से कम पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया था। अब एक बात पूछ ली जाती है कि मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत देश में कब हुई थी। तो देश की बात करें तो सबसे पहले आज़ादी के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962 में। कब, 1962, यानी कि 1962 में सबसे पहले इस अभियान को शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था, तो वो जगह का अगर जगह पूछ लिया जाता है तो वो तमिलनाडु है, जिसमें सबसे पहले मिड डे मील कार्यक्रम को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1962 में। वहीं अगर पूरे देश में लागू करने की बात करें तो 15 अगस्त 1995 से ही देश में लागू हुआ था, तभी उत्तर प्रदेश में भी ये कार्यक्रम शुरू हो गया था मिड डे मील। अब मिड डे मील में क्या था कि अब इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ आ जाती है। इसी का नाम रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया और इसका नाम जो है, अब जो नया नाम हो गया है वो पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना। मिड डे मील का नाम बदलकर कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ये नाम रिसेंटली चेंज हुआ है, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बात पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा कि मिड डे मील योजना का नया नाम अब क्या हो गया है, तो वो हो गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब इस योजना में ये है कि अगले 5 साल में इस योजना में 1.31 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। इसी के साथ बाल वाटिका में नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चे शामिल होंगे जिनको पोषण दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।